हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का जो कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ है उसका आज हम लोग पॉलिटेक्निक क्वेश्चन पेपर 2016 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और अगले वीडियो में फिर 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 61 क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले में हम 60 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का उसका पूरा डिस्कशन कर दिए थे। तो आपको अगर चाहते हैं कि पूरा डिस्कशन देखिएगा तो आप जाकर देख सकते हो, उसमें पूरा हम डिटेल सॉल्यूशन बताए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद हो सके पूरा। आप इस मतलब कि आप पीछे वाला जितना पढ़ते हैं उसी का मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ा करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि इस प्रकार हम 2015 का भी क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं और 2016 का भी। तो 2015, 16, 17, 18 मतलब कि 4 साल का, इसके बाद 19 का भी इतना का डिस्कशन करेंगे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखिएगा कि आपका 2019 में जब क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें आ जाएगा, और वही वाला कॉन्सेप्ट आपको 2020 में मिलेगा जो आपकी बहुत ही मदद करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने 61 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है। देखिए 61 क्वेश्चन में कहा गया है कि समीकरण है, इसको सोल्व करना है। देखिए कह रहा है कि समीकरण y टू दी पावर, हम लिख देते हैं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, y टू दी पावर 2/3 -2 इंटू y टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू 15। तो जो है हमें क्या चीज़ का वैल्यू निकालना होगा, y का वैल्यू निकालना है। मतलब कि देखिए द्विघात, मतलब कि अगर इसका 2 सॉल्यूशन है, देखिएगा इसका हल में 2 ऑप्शन देखिए, एगो 25 है 27 है, ऐसा कुछ दो ऑप्शन। इसका मतलब कि द्विघात समीकरण पर इसको हमको सेट करना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण पर हम कैसे सेट करेंगे वही यहाँ पर सोचना है। तो देखिए हम इसमें करेंगे क्या कि देखिए इसमें y पर पावर 2/3 है, तो y पर पावर 2/3 को कैसे लिख सकते हैं। देखिए लिखने का कैसे तरीका है, या तो हम y पर पावर 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लिखें कि y पर पावर 1/3 और उस पर से पावर अगर हम 2 चढ़ा दें तो कोई फ़र्क होगा, अभी भी गुना करेंगे तो y पर पावर 2/3 हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है। तो बस इसी तरीका को इस्तेमाल करना है। ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसको जो है इसका 2 सोल्यूशन आ रहा है, y का 2 वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये द्विघात समीकरण के रूप में होगा, तभी इसका 2 आंसर आएगा, मतलब ये हम सोच सकते हैं। तो बस उसी का इस्तेमाल किए हैं। तो मान जैसे कि अब हम y टू दी पावर 1/3 उसका स्क्वायर कर देंगे। तब देखिए अब हम क्या करेंगे कि y टू दी पावर 1/3 को मान लेते हैं, इसको उतना मान लेते हैं कि r है। r आप जो कुछ भी मान लेते हैं, हमको मतलब कि r मानना है इसलिए हम मान लिए, इसको हम r मान लिए y टू दी पावर 1/3 को। तो बस अब क्या कीजिएगा, पूरी सॉल्यूशन में इसका वैल्यू आप रख दीजिए। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि आपको द्विघात समीकरण बनाना है। अब देखिए y टू दी पावर 2/3 जिसमें हम y टू दी पावर 1/3 को तो r मान लिए हैं, तो बच गया स्क्वायर, तो बस r का स्क्वायर माइनस 2। हम पहले ही कह दें कि y टू दी पावर 1/3 को क्या भी माने हैं, r माने हैं, तो बस r। और देखिए ये -15 इधर साइड है तो इसको लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा -15, इधर हो गया 0। अब देखिए आपका द्विघात समीकरण जैसा हो गया। तो देखिए इसका क्या सॉल्यूशन आता है। तो बस वही गुना करने पर कितना आना चाहिए, 15, और जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए 5 और 3 का कॉम्बिनेशन में सेट हो जाएगा। तो देखिए सेट कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं r, देखिए गुना करने पर हमको माइनस में आना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे -5r + 3r। मतलब इसको मतलब कि इसको हम लोग गुणनखंड करके ऐसा तौर पर लाए। आप द्विघात समीकरण सोल्व करना जानते हो कैसे किया जाता है। तो देखिएगा ये हो गया 3, और चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो डायरेक्ट मेरा आया था, डायरेक्ट हम लिख देते हैं r² -5r + 2r, और इधर से था मेरा -15 इज इक्वल टू 0 मतलब कि द्विघात समीकरण सोल्व करना जैसा है। अब इसमें कुछ है नहीं, तो r कॉमन ले ली तो r -5 हो गया, प्लस इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, हमको नहीं बीच में हमको 3 था इसमें, क्योंकि 5 में से -5 और +3 तो 2, देखिए बीच में हमें -2 है इसलिए तो थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया था। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो बस r -5। तो देखिए क्या होगा, r -5 और इधर से r + 3, यानी कि गुणनखंड करने के बाद हमारा आएगा r -5 और r -3। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर 2 को चीज़ गुना कर रहे हैं, अगर 0 के बराबर, इसका मतलब या तो ये 0 है नहीं तो ये 0 है। तो देखिए दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा, एगो 5 और एगो आ जाएगा, सॉरी गलती हो गई, r + 3 होगा, r + 3, क्योंकि गुणनखंड में एगो था प्लस। तो एगो हो जाएगा r का वैल्यू 5 और एगो होगा -3। अब देखिए अब हम r माने किसको थे, अब हम r किसको माने थे, r को माने थे y टू दी पावर 1/3 को माने थे। देखिएगा एगो आया 5, एगो -3, फिर से हम नेक्स्ट में लिखते हैं
यानी कि हम आर का वैल्यू आ जाएगा 5 और एक आया -3। लेकिन हम आर माने किसको थे, y टू द पावर 1/3 को क्या माने थे हम लोग, आर माने थे। लेकिन हमको y टू द पावर 1/3 का वैल्यू नहीं लाना है, हमको लाना है y का वैल्यू। तब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए एक बार दोनों को वैल्यू को रखते हैं। एक बार ये भी वैल्यू हो सकता है और y टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू -3 भी आंसर हो सकता है। अगर हमको y का वैल्यू लाना है तो देखिए इस पर पावर 1/3, इसका मतलब होता है घन मूल होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो देखिए इस दोनों करेंगे क्या, हम लोग दोनों का करेंगे क्यूब कर देंगे। जैसे स्क्वायर करते हैं ना, उसी तरह से अभी क्यूब करेंगे। क्यूब करने से क्या फ़ायदा है, इसका 3 नीचे वाला 3 कट जाएगा तो बच गया y जो हमको लाना है। तो देखिए जैसे ही y आएगा तो इधर 5 पे पावर 3 क्या होगा, 50 25 25 125। और उसी तरीके से इधर भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो बस इसका भी आ जाएगा -3 पे पावर 3, यानी कि 3 3 9 27। तो -27 और 50 25 25 125, यानी कि 125 और -27 आपका आंसर होगा। तो आप देख लीजिए कौन सा आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी, 5 पे पावर क्यूब था तब 125 और 3 पे पावर क्यूब था तो -27। इस तरीक़ा से आप अब सोच सकते हैं कि हमको कैसे। देखिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित रहता है कि इस पर थोड़ा सा आपको टेर कर देगा, लेकिन आप मान करके और समीकरण पर सेट करके आप बना सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल हम बताते हैं। मान के चले कि यहाँ पर कभी इक्वेशन आपको दे दिया जाए y टू द पावर ऐसा कुछ दे दिया जाए कि 2/5 दे दिया जाए, 2/5 सवाल ऐसा दे दिया जाए कि 2/5 -2 टू द पावर y पे पावर 1/5 और इज इक्वल टू कुछ ऐसा ही कुछ मतलब कि 12 दे दे। तो आप कैसे मानिएगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पर पावर 1/5 है, यहाँ भी 1/5 है। इसका मतलब कि इसको आप कुछ मान लीजिए और इसको क्या कीजिए कि 2/5 को कैसे लिख सकते हैं, 1/5 इधर लिख दीजिए और ऊपर से स्क्वायर कर दिए, तो फिर नहीं लग रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में चलाएगा। इसी तरीके से बस छोटा सा ट्विस्ट रहता है और आप सवाल को फिर से बना सकते हैं। चलिए 62 नंबर देखिए। 62 नंबर ये सब ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आप सवाल बनाए होंगे, क्लास 9 का ये सब क्वेश्चन है आप बनाए होंगे। और देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है तो नाव पुल के नीचे कितने देर में पहुंच जाएगी। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पुल पर चढ़ते हैं तो देखते हैं ऊपर से, देखते हैं कि जैसे कि मान चलिए कि पुल हो गया। अब जैसे 3D डायग्राम हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन समझाने के लिए आपको बता सकते हैं। पुल पर हम लोग चढ़ करके नाव देखते हैं, सब आते रहता है। तो वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर एक टर्म दिया है अवनमन कोण। दो आप लोग कौन पढ़ेंगे, एक होता है अवनमन कोण, एक होता है उन्नयन कोण। तो देखिए उन्नयन कोण कब बनता है, जैसे कि हम मान चले कि हम ज़मीन पर हैं। ऐसा होता है कि हम लोग ज़मीन पर होते हैं, जैसे कि हमारा मान चले कि आँख है, आँखें से ना जी इमेज बनता है, अच्छा कुछ देखते हैं। तो जो आँख हम लोग जब नीचे रहते हैं और किसी चीज़ को ऊपर वाला चीज़ को, जैसे कि हम लोग बिल्डिंग को देखें, जैसे कि चिड़िया को देखें, जैसे कि हवाई जहाज़ को देखें, तो क्या है कि हम लोग नीचे रहकर ऊपर वाला चीज़ को देखते हैं। तो हमारे आँख पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऊपर होते हैं, जो चीज़ देख रहे हैं वो नीचे होता है, तो हमारे आँख पर बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर हैं और नीचे जो है नाव को देख रहे हैं। तो भाई कैसी इमेज बनेगा थोड़ा सा देखिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है जैसे कि मान चले पुल, अब 3D डायग्राम आपको बताएं। जैसे कि मान चले कि पुल है, मान लीजिए क्यों, मान लीजिए जैसे पुल जैसे है और यहाँ पर जो है नाव है। नाव है मतलब कि आप समझ रहे हैं नाव कैसे रहता है। मान चलिए नाव हम बना दिए, इसे कुछ नाव है। अभी कह रहा है कि जो हम लोग तो ऊपर हैं, अब हम लोग को जैसे कि अवनमन कोण कैसे बनता है। देखिए अवनमन कोण इसे हम लोग परपेंडिकुलर पैरेलल खींच देते हैं। अब यहाँ पर आँख होता है, तो आँख के यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये होता है अवनमन कोण। हमेशा देखिएगा, आपको ट्रिक बताते हैं, आपको लगेगा कि यहाँ से बन रहा होगा कि कैसे बन रहा होगा। तो देखिए हमेशा जो कोण बनता है, जैसे कि हम लोग नीचे थे, जब उन्नयन कोण बनाना होता है तो हम लोग को आँख रख कर नीचे, और नीचे वाले जो है सतह से हॉरिजॉन्टल से, इसको क्या कहते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचते हैं ना, तो एक्स एक्सिस के सतह से जो कोण बनाया जाता है हमेशा उन्नयन कोण। उसी तरीक़ा से जब हम ऊपर वाले देखेंगे, जब हम यहाँ से ऊपर देख रहे हैं तो जो कोण बनेगा हमेशा ऊपर वाले सतह से बनेगा। तो बस यहाँ भी तो ऐसे ही बन रहा है। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो नाव मान चलिए कि यहाँ है, ये हमारा समझिए कि ये हमारा नाव है। तो नाव से हमेशा क्या चीज़ ऊपर से कोण बनेगा 45 डिग्री। तो जब ये 45 है तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। और जब ई तो 90 है ही, जब ई 45 तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। तभी तो 45 45 90 90 180, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो बस देख लीजिए क्या है नहीं है। अब बस क्या निकालना है हमको, निकालना है समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए दो चीज़ जानना जरूरी है। दूरी कितना है भाई, और क्या है, दूरी निकल जाए और स्पीड दिया हुआ। तो देखिए दूरी कैसे निकला, बस वही तो ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करना है। देखिए 15 मीटर जो पुल है वो ज़मीन से कितना है, 15 मीटर। तो बस ये दिया हुआ है और इससे आप क्या करेंगे कि क्या चीज़, कोई एंगल, कौन सा एंगल लगाइएगा। देखिए हमको अगर ई कोण आप लीजिएगा
लीजिएगा तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी कि B का रिलेशन कौन चीज़ में होता है, tan का। tan 45 का मतलब क्या होता है 1, तो जितना E तो उतना ही, तो मान लीजिए ये भी 15 मीटर। अब देखिए 15 मीटर, लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या है कि सवाल तो दिया है दूरी मीटर में, लेकिन आपका जो स्पीड दे दिया है वो दे दिया है किलोमीटर घंटा में। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि जो किलोमीटर घंटा है उसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। बस इसमें यही चीज़ आपसे जानने के लिए सवाल किया गया है। तो हम बताएं हैं आपको पहले वीडियो में हमारा देखिएगा, इसीलिए कहते हैं हमारा जो पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें हम क्या कहते हैं एक ही मतलब क्वेश्चन पेपर में जितना उससे क्वेश्चन बन सकता है उस सब का डिस्कशन हम एक ही बार में करते थे, और वो हर वीडियो में हम कर दिए। जैसे कि बताइए इसमें हमको बताने का क्या जरूरत था, हम भी आपको डायरेक्ट गुना करके बता देते, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। यही हमारे पढ़ने का तरीका है। तो देखिए मीटर किलोमीटर घंटा को कैसे मीटर पर सेकंड बदलेंगे, तो जितना भी मतलब दिया होगा वैल्यू उसमें क्या कीजिएगा 5/18 से गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 6 दिया है, यानी कि 6 किलोमीटर घंटा को हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो देखिए 6×18 यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड चला है। तो देखिए आपके पास दूरी भी आ गया और स्पीड भी आ गया, यानी कि 5/3 क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, 5/3 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ गया, और दूरी आपको हम 15 मीटर निकाल दिए थे। तो बस आप कुछ करना नहीं है, जस्ट भाग दीजिए, आ जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड। सब दीजिए क्या किया आ रहा है, देखिए 15 में अगर भाग दीजिएगा 5/3 से भाग दीजिए तो चल जाएगा 3 ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। तो देखिए 5 नीचे और 3 ऊपर। देखिए क्या आ रहा है 15 और 3 की 9। तो बस देख लीजिए 3 की 9 सेकेंड जो भी आपका आंसर है, पहला नंबर ऑप्शन है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण में है। देखिए सब क्वेश्चन आपको द्विघात समीकरण सही है, अच्छा है, आप लोग पढ़े हैं तो जल्दी बनाइएगा, लेकिन इसमें रहता है कि जल्दी कैसे बनाइएगा, ये थोड़ा सा सोचिएगा। द्विघात ये भी हम आपको बताएंगे कैसी चीज़ ऑप्शन से कभी कभी देखिए ऑप्शन से सवाल बन जाता है, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो वही सब चीज़ टेस्ट करता है परीक्षा में हम लोग का। द्विघात समीकरण है mx² + 3x + 2 है। देखिए लिए थोड़ा सा लिख देते हैं फिर हमको, नहीं तो दिखने में दिक्कत हो रहा है। तो mx² + 3x + 2 = 0 में x का मान 2 या -1/2 में से किस एक के लिए m का मान होगा। मतलब कि m का वैल्यू भी हमसे पूछ रहा है और इसका वैल्यू दिया हुआ है। मतलब कि यही जैसे कि देखिए द्विघात समीकरण है, बात सही है। तो द्विघात समीकरण में x का कौन वैल्यू होगा, 2 होगा। तो ये कह रहा है कि जिससे x का वैल्यू दे दिया कि मतलब ई इसका मूल है। अब मूल है तो इसमें रख करके बताइए कि m का वैल्यू इसमें से कौन सा हो सकता है। तो बस इसमें करना कुछ नहीं, m का वैल्यू रखिए, मतलब कि x का वैल्यू रखिए इस इक्वेशन में। देखिए कि m किसके बराबर आ रहा है। तो देखिए mx², अब x का वैल्यू हम मान लेते हैं कि 2 रख रहे हैं, हमको रखने के लिए दिया है कि 2 या -1/2, तो 2 रख रहे हैं। तो 2 दूनी 4 यानी कि 4m और प्लस 3 दूनी 6 + 2 8 = 0। तो देखिए 6 2 8 इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 4m बराबर -8। तो m बराबर कितना आ गया -2। तो देख लीजिए m का वैल्यू -2 है कि नहीं है, -1/2। तो ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन हो गया। अभी -1/2 रख के भी देख लेना है कि क्या कुछ आ रहा है कि नहीं, लेकिन ऑप्शन तो मेरा हो गया, लेकिन इसे चेक कर लेना है आपको समझाने के लिए। तो देखिए -1/2 फिर से हम आपको भर के दिखा दे रहे हैं। अब की बार हम लोग क्या भरने जा रहे हैं, -1/2 भरने जा रहे हैं। तो mx² प्लस, रुकिए फिर से लिख दे रहे हैं, mx² + 3x + 2 = 0 में हम लोग क्या रखना है x के जगह पर -1/2। तो देखिए जैसे ही आप -1/2 रखिएगा तो स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस गुना करके प्लस में आ जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा। क्या है, क्योंकि x तो प्लस में है और ये जो गुना कर रहे हैं वो माइनस वाला है, तो -3/2 हो जाएगा, और इधर से तो +2 तो रहबे करेगा। देखिए अब क्या आ रहा है देख लीजिए। तो गुना करेंगे तो यानी कि m/4, इसको रखिए m/4 इधर साइड रखिए, इधर माइनस वाला सब इधर लेकर आइए। तो ये जब +2 आ जाएगा तो -2, और इधर जो माइनस वाला है +3/2। इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं -3/2। और देखिए इधर हमारा है m/4 है, तो m/4 देखिए इसको सोल्व कीजिए, क्या आ रहा है 2, देखो तुम ले लिए तो, और -4 + 3, -4 + 3 क्या हो जाएगा -1/2, -1/2। अब देखिए सबको फिर से हम बराबर कर दे रहे हैं, इक्वेट कर दे रहे हैं, -1/2, और इधर था हमारा m/4। तो देख लीजिए क्या है नहीं है, इससे जैसे ही काटिएगा तो m का बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा -2। तो पहले में भी हमारा वैल्यू क्या आया था -2, इसमें भी वैल्यू आ गया -2 ही। तो देखिए आपका ऑप्शन वही है, मतलब दोनों चेक कीजिएगा तभी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही मूल है, और जब मूल है तो उसमें रखने पर कोई वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इनका वैल्यू हो गया। तो इस तरह के सब सवाल बना सकते हैं। अब देखिए 64 नंबर, व्यंजक मतलब कोई चीज़ दिया गया है व्यंजक
देखिएगा चलिए हम आपको एक चीज़ नया टेक्निक बताते हैं। मतलब टेक्निक क्या है, एक चीज़ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए एगो इक्वेशन होता है, जैसे कि एगो समीकरण होता है, एगो व्यंजक होता है। देखिए इसे कभी क्या होता है, देखिए आपको बहुत लोग पूछ देगा आपसे कि भाई समीकरण और व्यंजक में क्या अंतर होता है। देखिए समीकरण जो होता है ना, जैसे कि समीकरण क्या होता है, समीकरण और व्यंजक लग रहा होगा कि दोनों एक है, लेकिन ऐसा दोनों होता है। देखिए समीकरण जब तक वो चीज़ किसी के बराबर नहीं हो तब तक वो समीकरण नहीं होता। देखिए इसमें कोई चीज़ बराबर किसी के है 9x² + 4y, यानी कि इसमें कुछ बराबर जीरो कुछ किया गया है, नहीं किया गया। तो जब तक कि बराबर नहीं किया जाए तब तक वो व्यंजक होता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या चीज़ कहते हैं, एक्सप्रेशन। और अगर वो चीज़ किसी के बराबर, जैसे कि ये देखिए mx² + 3x + 2 = 0, तो किसी के बराबर है तो इसको कहते हैं समीकरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेशन। तो ये कोई आपको नहीं बताएगा कि इक्वेशन एक्सप्रेशन में छोटी चीज़ है, मतलब समझना होता है। बहुत बार में पढ़िएगा तो कोई आपसे पूछ देगा तो समझ में नहीं है कि लग रहा है कि दोनों सेम है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें सवाल क्या है वो हमारा, देखिए कह रहा है कि व्यंजक 9, चलिए लिख दे रहे हैं आपको, व्यंजक 9x² + 4y² में क्या जोड़ना होगा जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे कि हम आपसे ये पूछे कि अच्छा वो काम कीजिए, आप बताइए कि हम 35 में कितना जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम जानते हैं कि 36 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि पूर्ण वर्ग का क्या होता है, करेंगे उसको तो निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तब ना। तो भाई कैसे निकला, तो यही जो है टेक्निक है। अभी देखिए इस टेक्निक को मतलब सवाल समझ गए कि कैसे बनाना। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इसको हम क्या करेंगे कि कुछ के होल स्क्वायर पर सेट करना चाहेंगे। इसमें क्या करेंगे कि हम होल स्क्वायर पर सेट करके देखेंगे, और इसमें से ये सब वैल्यू ले लेके देखेंगे कि कौन सा वैल्यू रखने पर डायरेक्ट सेट कर जाता है होल स्क्वायर पर। क्योंकि होल स्क्वायर का ही रूट करने पर कुछ चीज़ पूर्ण वर्ग आएगा। मान चले कोई चीज़ पूर्ण वर्ग कब होगा, जैसे कि 36 पूर्ण वर्ग का है, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या चीज़ पर आ जाएगा, 36 आ जाएगा। या फिर इसका रूट करेंगे तो रूट खत्म होकर 6 बच जाएगा। इस तरीके से हम सोचना होगा। तो देखिए इस इक्वेशन जो दिया गया है एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक, उसको हम लोग क्या करते हैं a + b को होल स्क्वायर पर सेट करने का कुछ कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, तो देखिए 9x² लिख ले है, तो 9x² को हम क्या करते हैं, इसको तो लिख सकते हैं ना जी 3x का होल स्क्वायर। ऐसा हम काहे कर रहे हैं आपको बता दिए, क्योंकि ऐसा कुछ करके हम a + b के कुछ एक्सप्रेशन आएगा तो वो चीज़ हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए 3x² + 4y² को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2y², ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं। अब देखिए हमारे पास 3x² आ गया, 2y² आ गया, यानी कि a समझिए कि a² + b² का इक्वेशन बन चुका है। तो अब हम इसमें और कितना जोड़ेंगे कि a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हमको ये बताइए a² + b² बन गया है कि नहीं। अब हम इसमें कितना जोड़ेंगे कि यह a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम a + b का होल स्क्वायर जानते हैं, a² b² + 2ab, तो बस 2ab। यानी कि अब हम इसमें कितना जोड़ना होगा, तो 2 × a × b। हमारे यहाँ a क्या है, ये है, और b क्या है, ये है, बस। तो 2 × a के जगह पर क्या है 3x, और b की जगह पर क्या है 2y। तो देख लीजिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, y/x, यानी कि 12y/x, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, 12y/x लिखा हुआ है। यही हम उसमें जोड़ देंगे। मतलब इस चीज़ में अगर हम 12y/x जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिएगा कि यह किसके रूप में आ जाएगा, a + b के फॉर्म में आ जाएगा, होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। जब भी होल स्क्वायर के रूप में आ गया तो ये पूर्ण वर्ग हो गया कि नहीं, क्योंकि इसका जैसे हम रूट करेंगे तो a + b जो है आ गया। तो बस यही छोट तरीका है, मतलब कि a + b के होल स्क्वायर में सेट करना, यही एक मतलब तरीका है। तब समझ गए होंगे इसमें सवाल में कैसे कहा क्या गया आपका, पहले हम समझा दिए थे कि मतलब कैसे सवाल पूछा गया है। तो ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर हो गया आपका। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। है कि यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए हम फिर से लिख दे रहे हैं, यदि 3 log x लिखा हुआ है 3 log x + 2 log y -2 = 0 है, ये आपको दिया गया है। तो हमें पूछा जा रहा है कि x³ + y² का हमें जो है वैल्यू निकालना है। तो बताइए इसमें हम लोग को x का भी वैल्यू निकालना होगा और y का भी वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए सवाल आपको लग रहा है कि कैसे निकलेगा, log का सवाल है, तो देखिए इसमें कुछ है नहीं।
जैसे कि -2 है, वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं = 2, डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं 2। अच्छा आप बताइए, यहाँ पर सोचने वाला चीज़ है, ये सवाल आपको जानने से नहीं पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा लॉग का आपको प्रॉपर्टी मतलब उसका कुछ जानना होगा और सवाल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का जोड़ क्या दिया गया है, ये चीज़ और ये चीज़ का जोड़ कितना दिया है 2। अच्छा ये बताइए 2 गो चीज़ का जोड़ 2 है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं लगता है कि इसका और इसका जोड़ 1 हो सकता है? मतलब यही नहीं सोचा जा सकता है कि भाई 2 चीज़ का जोड़ अगर 2 है, इसका मतलब इसका भी जोड़ 1 होगा और इसका जो मतलब इसका भी वैल्यू 1 होगा और इसका भी वैल्यू 1 होगा। अब कहेंगे सर जी हो सकता है कि यहाँ भी तो 0 हो जाए और यहाँ 2 हो जाए, या फिर इसका 2 हो जाए और इसका 0 हो जाए, वो तो जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। जी हाँ ज़रूर हो जाएगा, वो भी सवाल हो जाएगा, समझे, वो भी सवाल हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास मान चलिए आपका भी वैल्यू हम रख लेते हैं, यहाँ पर हम 2 भी तो हो सकता है सर जी, यहाँ पर 0 भी तो हो सकता है, या चाहे इसका 0 होगा तो इसका 2 होगा, मतलब हमारे पास अब इतना वैल्यू आ गया, मतलब इतना वैल्यू हमारे पास चला है। तो अब देखिए इसमें से आप एक एक वैल्यू रख के भी सवाल बनाइएगा तो भी सवाल बन जाएगा, अगर आप 0 2 रख के सवाल बनाइएगा तब वो सवाल बन जाएगा, और आप इसका 0 और उसका 2 रखेंगे तब वो सवाल बन जाएगा। तो पहला सवाल हम आपको एक एक वाला पर बनवा देते हैं, एक एक पर फिर आपको हम कोशिश करेंगे कि 2 0 वाला भी रखकर सवाल बनवा दें, मतलब आपका सवाल आ जाएगा। अब देखिए हम क्या कहें कि दोनों का वैल्यू इसका मतलब 1 1 है, हमारे पास 3 गो कंडीशन, या तो दोनों का वैल्यू 1 1 है, या तो पहला का वैल्यू 0 इसका वैल्यू 2 हो सकता है, या तो पहला वाला वैल्यू 2 है इसका वैल्यू 0, क्योंकि दोनों को ही जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यही हमको चेक करना है। तो देखिए पहला 1 1, तो मानते हैं कि 3 log x का वैल्यू क्या है, 3 log x का वैल्यू क्या है 1 है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। अच्छा ये बताइए इसमें कुछ बेस में कुछ नहीं दिया गया, तो हम लोग जानते हैं इसमें 10 होता है कि नहीं होता है, और जब 3 है, ये जो 3 है इसको क्या करेंगे, इस 3 इसको इसके पावर पर चढ़ा देते हैं, मतलब कि अब लिखेंगे log, इसमें कुछ नहीं लिखेगा तो हम लिख देते हैं नीचे 10, और यहाँ जो x, ये जो 3 वाला इधर था इस पर क्यूब चलाता है, मतलब इसी चीज़ को ये जो अभी हम लिखे हैं इसी चीज़ को ऐसे ऊपर के जैसा लिखा जा सकता है, मतलब उसी को हम क्या किए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, और ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। अब बताइए log बेस 10 x³ 1 के बराबर है, इसका मतलब इसको भी अब x का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, अभी log में वैल्यू 1 किसका होता है, log में वैल्यू देखिएगा हमेशा log में वैल्यू हमेशा log 10 तो रहबे करेगा बेस में। जैसे देखिए हमारे पास, अब चलिए साफ से हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें देखिए log 10 x³ का जो वैल्यू आया, यानी कि हमारा अभी आया है log बेस 10 x³ = 1। तो देखिए log इतना का वैल्यू क्या आ गया 1। अब इसको भी हम लोग, जब हमको x³ का वैल्यू निकालना है तो इसको भी हम लोग बराबर करेंगे log के फॉर्म में। तो देखिए जब एक को log के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे log 10 विथ बेस 10, यानी कि log में बेस 10 और उस पर भी 10 जो होता है, अगर ऐसा होगा तभी जाके उसका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं कि log बेस 10 पर पावर x³ log 10 बेस पर पावर 10 दोनों बराबर है। जब देखिए LHS में इस पर log 10 पर पावर x³ है और यहाँ पर log 10 पर पावर 10 है, इसका मतलब कि ये दोनों तो गर्दा उड़ गया, मतलब ये दोनों बराबर तक निकल गया और बच गया x³ बराबर 10। समझे कि नहीं, इसी तरीके से सवाल वैल्यू हमेशा बनता है। और हमको निकालना भी क्या चीज़ है, x³ प्लस y² का वैल्यू निकालना है। देखिएगा हमारा निकालना जो है x³ प्लस में है, यहाँ पर प्लस y² का वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहला हमारा वैल्यू निकल गया। ये देखिए अभी प्रॉपर्टी जो है, अब थोड़ा सा log का प्रॉपर्टी जो है आप पढ़ लीजिएगा, मतलब ये सब log में ऐसा होता है। तो थोड़ा सा ऊपर log का गुना भाग कैसे होता है, जोड़ घटाव कैसे होता है, थोड़ा सा 1-2 प्रॉपर्टी होता है, वो सब आप पढ़ लीजिएगा, तब के लिए फ़ायदा होगा। और नहीं तो हम आपको अभी क्या कर रहे हैं कि आपका log वाला प्रॉपर्टी हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि और आपको मदद हो सके। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बी नंबर है, 20 होगा। इसका जो मिस प्रिंटिंग इसमें दिया है 25, लेकिन होगा डायरेक्ट। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आया। तो बस देखिएगा आपका यही प्रॉपर्टी है, जो जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का है यही जो प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल करके जो है सवाल बनाए। जो अभी बताएं कि पावर को कैसे इधर उधर कर दिए हैं, देखिएगा यही वाला प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमें भी सवाल बनाए। तो इस तरीके से आप इस चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब इसी में जितना भी हम सवाल आपको बताएं इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आपको हम सवाल बताए हैं। तो ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है नहीं है। और इसी तरीके से आप 2 0 भी रख करके सवाल बनाएंगे तो भी सवाल आपका जो है बन जाएगा। उसमें मतलब कि आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा, मतलब दोनों ही सेम हो जाएगा। अब आपका देखिए जो है क्वेश्चन नंबर हम 66 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, देखिएगा थोड़ा सा
नहीं दिखाई दे रहा तो लिख दे रहे हैं, -2 10 है और 12 -4 है। मतलब कि जो भी है 2 पॉइंट अगर दिया है, निर्देशांक दिया है, तो वृत्त का जो है केंद्र का निर्देशांक, तो देखिए बहुत ही आसान है। ये कह रहा है कि सर्किल, तो हम मान लेते हैं कि वो सर्किल बना लेते हैं, जैसे कि सर्किल बन गया। अभी कह रहा है कि वृत्त के व्यास मतलब कि डायमीटर, यानी कि यहाँ से जाता हुआ डायमीटर, तो जो 2 डायमीटर में यहाँ पर जब कुछ XY कुछ यहाँ पर कुछ दिया है। अब पूछ रहा है कि केंद्र का निर्देशांक। हम जानते हैं कि केंद्र कहाँ पर होता है, दोनों के अगर हम आधा कर देंगे तो यह जाएगा कि नहीं रेडियस, तो वही दोनों का आधा के अगर निर्देशांक का जोड़ के आधा कर देंगे तो ये बीच वाला निर्देशांक चलाएगा कि नहीं, तो बस उसमें कुछ है ही नहीं। देखिए -2 10 है और इधर से 12 है, तो -2 + 12 तो आ जाएगा 10 और बटे 2 5। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन के इसमें 5 है। अब पूरा नहीं बनने चाहिए, अभी नहीं लिखने है कि वाई का भी लगेगा जोड़ नहीं। जब ये वो देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन का ऑप्शन है ए नंबर जिसमें क्या है 5 पहले है, बाकी में तो ऐसा का कोई 5 है नहीं, तो फिर दूसरा चेक करने जाएंगे नहीं। इस तरह के सब जल्दी जल्दी सवाल बना सकते हैं। 67 नंबर देखिए, अनुपात जिसमें बिंदु अतना और अतना से खींचा गया रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है। तो देखिए इस सबको भी क्लास 9th में आप लोग खूब पढ़े होंगे कि रेशियो में कितना विभाजित कर रहा है। फिर से देख लीजिए, आप लोग को याद आ जाएगा। कह रहा है कि जो है किस अनुपात में बिंदु अतना और अतना से खींचा गया रेखाखंड, तो देख लीजिए एक्स एक्सिस को विभाजित करेगा। मान पहले हम एक्स अक्ष बना ही लेते हैं, देखिए एक्स अक्ष बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि जिसमें बिंदु 2 को आपको बिंदु दिया है तो 8 तो बिंदु भी तो नहीं सही तरीक़ा से दर्शाइएगा, तो जो है बनाने में आसानी होगा। मतलब रफ डायग्राम जो होता है ना बनाने का। देखिए अब 8 5 यानी कि दोनों क्वाड्रेंट क्या है, पहला पाद जो एक्स वाला भी और वाई वाला भी दोनों प्लस प्लस में है, तो यानी कि 8 5 यानी कि एक्स में कितना है 8, यानी कि थोड़ा सा इधर होगा, और वाई में 5, तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं होगा। तो इसको हम लोग 8 5 डिनोट कर लेते हैं, 8 5 डिनोट कर लिए। दूसरा देखिएगा -3 और -7 है, थोड़ा सा देखिएगा जूम करके तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा जो है अनुपात दिया गया है, तो मतलब कि पहला हम डायग्राम बना लेते हैं। मतलब इधर था एक बिंदु, मान लेते हैं कि यही 8 5 है, और दूसरा कर रखे -3 7। तो देखिएगा इसमें एक्स में भी माइनस है और वाई में भी माइनस है, यानी कि कहीं ना कहीं ये तीसरा पाद में है। तो कहीं ना कहीं एक्स में 3 यानी कि मान चाहिए यहाँ पर, और सॉरी यहाँ पर अगर एक्स में मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है और वाई में -7 है, थोड़ा सा नीचे तरफ होगा। तो बस यही वाला जो रेखाखंड है आपको पूछा जा रहा है कि यही जो रेखाखंड है एक्स अक्ष को विभाजित करेगा। तो अभी देखिए एक्स अक्ष को जो है विभाजित किस रेशियो में करेगा, इसी को हमको जो है निकालना है। तो देखिए सवाल आपको समझ में आ गया कि मतलब ये वो रेखाखंड खींचा गया। अभी देखिए एक्स इसको भाई काट रहा है, यानी कि इसको 2 भाग में बांट रहा है कि नहीं। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से एक्स जो है एक्स एक्सिस इसको 2 भाग में बांट रहा है। तो वही पूछा है कि जो एक्स एक्सिस जो है रेखाखंड को कितने रेशियो में बांट रहा है। तो जैसे आप लोग खूब सवाल पढ़ते होंगे m/n मान लेते होंगे, ऐसा कुछ मानते हैं कि नहीं m/n। तो मानते हैं कि यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस काटा, तो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस पड़ता है यानी कि एक्स पर कुछ ना कुछ होगा, वैल्यू इसका एक्स पर काटा तो एक्स तो कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस यही आपका जो है बनाने का तरीका है। आप इस तरीक़ा से आप सवाल भर करके बना लीजिए। अब देखिए कैसे रेशियो बनाते होंगे, तो देखिए आपको पूरा डिस्कशन ही हम कर दे रहे हैं ताकि आपका जो भी भूले हैं वो सब याद आ जाए। तो देखिए अभी हम डायरेक्ट इसको निकाल देते हैं। मान लेते हैं कि ई एक्स था और मान जिसकी रफ डायग्राम हमको बनाना है, तो मान लेते हैं m/n रेशियो में काटा, तो यहाँ पर 2 हमको पॉइंट दिया गया है। वो है मान लेते हैं कि ये 8 5 है और एगो का है -3 7। हमको रेशियो m/n का वैल्यू निकालना है। यहाँ हमको पता है कि एक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और वाई में होगा 0। तो हम लोग वाई में अगर वैल्यू 0 है तो हम वाई वाला शुरू करते हैं सवाल बनाना। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, जो है y कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं 0, तो m1 y1 ऐसा कुछ लिखते हैं ना जी। m1 अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो उसका लेंगे y1, तो y1 में कितना है -7, m1 y1 प्लस n1 ऐसा कुछ होता है m1 x। अगर y कोऑर्डिनेट क्योंकि 0 है तो देख लीजिए, अगर इसका m लिखे तो इसका y में 2, और इसका अगर हम n लिखें तो उसका 5 और बटे m + n ऐसा कुछ होता है। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर देखिए m + n इधर जाएगा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, यानी कि सब टर्म 0, यानी कि कुछ है ही नहीं। और -7m + 5n एगो इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनेगा mn वाला में, तो उधर भी कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगा। और इस तरीक़ा से आपका 2 जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, आप जो बनाइएगा तो उसमें से m और n का वैल्यू जो है निकल करके आ जाएगा। और नहीं तो सबसे आसान तरीका हम आपको यहाँ पर बताते हैं, जैसे कि अभी हम आपको ये बताएं। अब आप क्या कीजिए कि हर एक ऑप्शन को लेकर के पहला 2 इक्वेशन के फिर में पढ़िएगा। डायरेक्ट आप वैल्यू जो है अभी देखिए हमारा जो हम इसको लिख दे रहे हैं -7m + 5n है ना, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो -7m + 5n
बराबर आया था इधर साइड में 0। तो बस आप क्या कीजिए कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के फेर में पढ़िए और सबको पुट कर करके देखिए किस में वैल्यू 0 आ जाता है। तो देखिए पहला वैल्यू जैसे हम भरेंगे 5 और 7, यानी कि m की जगह पर 5 और n की जगह 7। तो देखिए जैसे इसमें भरेंगे 5 तो 7 5 35 माइनस में 35, और इधर भरेंगे 7 तो 7 5 35 यानी कि माइनस प्लस 0। तो जो ये करें कि -5:7 इसको मतलब सेटिस्फाई कर देता, हम बाकी में कहला जाएंगे क्या जरूरत है दो कोई क्वेश्चन बनेगा। तो यही तरीका हम आपको बताना चाहते हैं, मतलब बनाने का तो वो भी दिए, लेकिन हमको परीक्षा में बैठे हैं, हमको थोड़ी 4 नंबर का सवाल बनाना है कि आप लम्बा से इस क्वेश्चन खूब लिख लिख के बनाइएगा। हमको तो सवाल बनाने से मतलब है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ये कोई क्वेश्चन, इसलिए हम वाई वाला आपको पकड़वाएं क्योंकि ये कोई क्वेश्चन डायरेक्ट टर्म 0 हो जाएगा, और इस तरीके से आप वैल्यू में ऑप्शन भर करके देखिएगा बहुतों का ऑप्शन देखने के, जैसे जहाँ कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सवाल बना रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा कि वो भी जानता है सवाल सेटर जो कि क्वेश्चन बनाया है कि मान लीजिए लड़का अगर ऑप्शन से सेट करना चाहे तो उसको पहले में इस सवाल का आंसर मिल जाए। तो आप समझ गए होंगे कैसे सवाल बना है। देखिए 68 नंबर इसी तरीके से आपका कीजिएगा कि देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है, लगेगा ऑप्शन भर के जल्दी बनाने तो बन जाएगा। हमें जरूरत ही नहीं है दो को इक्वेशन बनने का, फिर उसमें से x y का वैल्यू खोजने का, अब डायरेक्ट बन जाएगा। अब देखिए 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा 68 नंबर क्या कह रहा है। तो आपको बताएं समीकरण और इक्वेशन क्या अंतर। देखिए जब जब समीकरण का बात है तो कुछ ना कुछ इक्वल के बराबर कुछ ना कुछ दिया है, और व्यंजक में कोई इक्वेशन कोई किसी चीज़ के बराबर नहीं होता। ये समझिए कि व्यंजक में बराबर चिन्ह होबे नहीं करता है और समीकरण में होता है, बस वही तरीका है। तो देखिए दिए गए समीकरण जो भी है दिया गया है कि मूल समान होंगे, तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं जी। देखिए एक्स स्क्वायर में लगा है, तो जैसे ही जानते हैं कि द्विघात समीकरण का सवाल हो उसमें पूछ दे कि मूल जो है समान होंगे, तो बस दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बस यही तो है। अब इसमें बी खोज लेंगे और ए खोज लेंगे, सी खोज लेंगे। एक किसको कहते हैं, जैसे कि हम आपको एक लिख के दिखाते हैं, आपको याद आ जाएगा। जैसे कि हम लोग द्विघात समीकरण का जो फॉर्म कैसा रूप होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना जी रूप होता है इज इक्वल टू 0। तो ये पता ही है कि एक्स स्क्वायर के जो बगल में होगा वो ए होगा, एक्स के बगल में जो होगा वो बी होगा, सी जो होगा लास्ट वाला होगा। तो बस ऐसा कुछ कर लेंगे और डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे जो हमारा उत्तर चला आएगा। तो देख लीजिए इसमें आपको सब हम बता दे रहे हैं, इसमें अभी कुछ रह ही नहीं गया। देखिए अब इसमें अब हम क्या अब गुना भाग करें, अब आप जो करना है आप लोग को। तो देखिए एक्स यहाँ है तो एक्स वाला जितना पार्ट है ये बचेगा बी, और देखिए एक्स स्क्वायर के जितना बगल ये बन गया ए, और ये बाकी सब ये जो बन गया है सी बन गया। बस अब गुना भाग कीजिए, अब तो बस वही बचा है। अब आराम से थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, इसमें कैलकुलेशन आपसे थोड़ा सा पूछा है, बी स्क्वायर थोड़ा सा होगा, तो बस वही खाली करना है, इसके बाद तो है ही नहीं। तो चलिए मूव करते हैं 69 को, मतलब कि जिसमें सवाल में कॉन्सेप्ट है, तो लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा हमको सवाल बता। अभी गुना भाग वाला सवाल है, बस इसमें जस्ट गुना है जोड़ है, तो बस वही आप करके आराम से आंसर, इसमें तो कोई ऑप्शन आपका होगा समझिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए 69 नंबर देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी 11 है, ठीक है दिया गया है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 20 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो है मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ऐसा फार्मूला होता है ना जी, कि ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा कुछ फार्मूला होता है। तो उसी तरीक़ा से ये वो है, ये फार्मूला है। अब फार्मूला क्या है वो आपको हम बता रहे हैं, तो देखिएगा डायरेक्ट हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यू। अब क्लास 9th में पढ़ लेंगे, ये सब जो है अलजेब्रा का पार्ट है। अब डायरेक्ट जो फार्मूला लिखे देखे होंगे, डायरेक्ट फार्मूला होता है -3abc का जो फार्मूला होता है, -3abc इज इक्वल टू ऐसा कुछ होता है कि a प्लस abc, और उसमें एक और फार्मूला होता है वो आप थोड़ा सा देखिएगा। तो देखिएगा इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ऐसा कुछ होता है। तो देखिए अब हमको जो वैल्यू दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पर ए बी बी सी सी ये सब का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो हमको इसको भी पता करना होगा, यानी कि हमें यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए दो फार्मूला का जरूरत है। अभी सर जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कैसे निकालें, तो इसका भी एक फार्मूला होता है, यानी कि दो फार्मूला को मिला करके ये सवाल आपको बनाना होगा। एक और फार्मूला होता है, तो हम क्यूब वाला फार्मूला बताएं, और जैसे कि देखिए अब ऐसा होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही 3 होता है, तब कैसे होगा। तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
देखिए अब क्या कीजिएगा, ए प्लस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, हमको देखिए ए बी सी का वैल्यू भी दिया हुआ है, अब वैल्यू रखिए और ए क्यूब का बी क्यूब प्लस सी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल के उस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। तो यानी कि जस्ट ये फार्मूला सवाल इसलिए पूछा गया था कि आपको फार्मूला याद है कि नहीं। तब थोड़ा सा एक बार क्या होगा, फार्मूला सीट जो है गूगल से डाउनलोड करके एक बार क्या कीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। बस यही वाला क्यूब वाला स्क्वायर वाला यही सब फार्मूला है, तो आपका पूरा जो सवाल कभी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। मतलब देखिए फार्मूला में क्या चीज़ था, फार्मूला मतलब कि इसमें सवाल में थोड़ी अपना कुछ लगाना था, जस्ट फार्मूला याद है तो सवाल बन जाता। तो इस तरीके से आप जो भी वैल्यू रख करके आप सवाल बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से बना सकते हैं आप। देखिए 17 में जो चीज़ में कॉन्सेप्ट है उसको तो हम पूरा आपको बताएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए यदि चीनी का मूल्य जो है, देखिए सवाल में थोड़ा सा ये है लॉजिक है, ये भी घाटा वाला है फायदा वाला है, जो सोचने वाला है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रहती नहीं है। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलो है, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन चीनी का मूल्य 15 रुपये किलो ही तो हाइपोथेटिकल चीज़ है। तक लोग हम लोग का जब से जन्म हुआ तक कभी चीनी 15 रुपये हुआ नहीं है, मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ऐसा हो नहीं रहा है। पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब कि चीनी का मूल्य 15 रुपये है तो उसमें क्या कहा जाए कि पहले एक बार कुछ ऐसा का मतलब महंगाई आता है तो वृद्धि हो जाता है, मतलब दाम बढ़ जाता है, तो वृद्धि हुआ 20% का, ठीक है। और फिर मतलब एक के बाद कुछ दिन के, जैसे कि देखिए अब पर्व त्यौहार जब आता है, जैसे कि होली आया, छठ उठ आया, इसमें क्या चीज़ है, मतलब जितना चीज़ सामग्री सब जो खाने में पीने वाला बनता है उसमें थोड़ा सा चीनी का ज़्यादा मतलब कि लगता है, तो क्या होता है कि चीनी का दाम अपना ही बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आप लोग कि जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ही ज़्यादा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ये सब आप पढ़े होंगे। तो वही चीज़ है कि वैल्यू बढ़ गया मतलब कभी बढ़ गया, फिर जैसे ये सब पर्व त्यौहार खत्म हो गया जैसे वैल्यू अपने आप गिर जाता है, तो वही गिर गया। तो कह रहा है कि पहले 20% बढ़ गया, फिर क्या हुआ कि 20% घट गया, तो चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत का कमी या वृद्धि हुआ, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको अभी लग रहा होगा दिमाग में, अच्छा 20% बढ़ा फिर 20% घट गया, इसका मतलब कोई मतलब कि तो कोई कमी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप सवाल में जब जोड़िएगा घटाइएगा तब आपको फ़र्क में अंतर समझ में आएगा। तो देखिए हम आपको पहले भी सवाल का बताए थे कि देखिए जब भी परसेंटेज का सवाल आए तो परसेंटेज का मतलब दिमाग में आना चाहिए 100, यानी कि 100 रुपये जब चीनी का दाम होता, देखिए अभी तो दाम 15 रुपये है, लेकिन ये सवाल 20% प्रतिशत का मतलब हमेशा 100 में 20, यानी कि पहले अगर हम ये कहते 15 नहीं कह करके, देखिए 15 नहीं करके हम कहते हैं कि नहीं 100 रुपये चीनी है, और कहता है कि 20% बढ़ गया, यानी कि 100 में 20 बढ़ गया, यानी कि 100 में 20 रुपये जोड़ देते, यानी कि चीनी 100 से कितना हो जाता, 120 रुपये किलो हो जाता, ठीक। अब क्या होता है जब चीनी 120 रुपये हो गया, अब फिर उसमें से हम 20% घटाते, तो 20% किसका निकालते, 120 का, तो 120 का जो है 20% निकालते और उसमें से घटा देते, वो जितना आता तो फिर उसको हम 100 से देखते कि 100 से कितना बढ़ा है कि घटा है, वो चीज़ पर हम निकालते। तो दम वही वाला कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा गुना भाग है, नहीं तो इसमें समझने वाला कुछ चीज़ है नहीं, मतलब समझने खाली लायक है, इसमें बस गुना भाग वो समझ गए मतलब कि सवाल कैसे बनेगा, तो इसमें गुना भाग में कुछ है नहीं। तो देखिए 15% हम जानते हैं कि 100 में 20, यहाँ पर कितना है 15, तो डायरेक्ट अब सवाल पर हम आते हैं। देखिए 15% 15 रुपया है, उसमें से हम क्या करेंगे 20 रुपया बढ़ गया, यानी कि 20% मतलब 100 में कितना बढ़ा है 20 रुपया बढ़ा है, लेकिन हमारे पास तो है 15 रुपया, तो एक में कितना बढ़ेगा, यानी कि 20/100, तो हमारे पास है तो 15 रुपया, तो बस 15 से गुना कर दीजिए। देखिए 20/25 या 15, यानी कि 3 रुपया बढ़ा है, कितना बढ़ा है 3 रुपया, यानी कि 15 से कितना बढ़ गया 18 रुपया। अब 18 रुपया हो गया है चीनी का दाम। अब जब 18 रुपये चीनी का दाम हो गया तो उसमें 20% घटाया जा रहा है, तो पहले 18 का 20% कितना होता है ये पहले निकाल के उसमें से जितना है उसका दाम घटा देंगे 18 से। अब देखिए 20% 18, तो देखिए 20/100 डायरेक्ट और 18 ऐसे ही ना निकालते हैं। किसी का भी अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो 20 बटा जितना परसेंटेज निकालना हो जितना से निकालना बस कर देते हैं, तो 20/100 यानी कि डायरेक्ट। अब 5 में 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 और 3.6 ऐसा कुछ आएगा, यानी कि 3.6 रुपया घट गया हो गया, यानी कि 18 में से हम कितना घटा देंगे 3 मतलब इसका 20% घटा है, यानी कि 3.6 रुपया घट गया, यानी कि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से देखिए यहाँ पर दशमलव तो 0 डाल देते हैं, तो 10 में से 6 गया 4, यानी कि इसका 4 17 बच गया, 17 में से 3 तो 14। तो देखिए पहले दाम था शुरू में अब जाएंगे, शुरू में हमारा दाम था 15, उसमें से 20% बढ़ गया, तो दाम हमारा हो गया था कितना 18 रुपया, 3 रुपया बढ़ा था, 20% बढ़ने का मतलब 3 रुपया बढ़ा था। अब जब 18 रुपया होगा तो 18 में 20% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा
₹3 उसका 20% निकाले तो हमारा आया 3.6 रुपया। 3.6 रुपया 18 रुपये से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14.4 रुपया। तो 6 4 10 देख लीजिए, 14 3 17 का 18 यानी कि 14.4 रुपया। तो अब बताइए, शुरू में हमारा तो दाम था 15 रुपया, अभी घटाए बढ़ाए मतलब पहले बढ़ाया फिर घटाए तो हमारा दाम कितना निकल के आया 14.4 रुपया। तो का ये 15 रुपया से कम है कि ज़्यादा है? 15 रुपया से कम है। अब हम जानते हैं कि कम है यानी कि हमको क्या होगा, घाटा होगा, यानी कि वृद्धि होगा कि कमी होगा? कमी होगा। तो भाई कितना कमी होगा? अब दो गो चीज़ आपको दिया है, वो 15 दिया है, 14.4 दिया है, हमको कमी का प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर कमी का प्रतिशत निकालना होता है, कमी हमको मालूम है कितना का कमी हुआ, 15 रुपये में खरीदे 14.4 रुपये में बेच रहे हैं, तो कमी निकल जाएगा कि नहीं? 6.4 यानी कि 0.6 रुपया यानी कि 60 पैसा, यही ना कहेंगे जी हम लोग 60 पैसा, पैसा का भाषा में, यानी कि 60 पैसा का जो हमें कमी आ गया, समझे कि नहीं? तो 60 पैसा को रुपया का 0.6 लिख देंगे। तो देखिए 0.6 रुपये का कमी है, तो हम लोग को कमी नहीं निकालना है, कमी का प्रतिशत निकालना है। तो कमी का प्रतिशत निकालने के क्या करते हैं, कमी बाटा शुरू में कितना दाम था गुने 100, बस वही तो करते हैं। देखिए कमी हो गया हमारा 0.6 रुपया और शुरू में कितना दाम था 15 रुपया, गुने 100 कर दीजिए, बस इसमें कुछ है नहीं। ऐसे ही ना जी परसेंटेज निकालते हैं शुरू वाला हमेशा। जैसे कि देखिएगा लाभ प्रतिशत निकालते होंगे, हानि प्रतिशत निकालते होंगे, तो क्या करते होंगे कि लाभ कितना हुआ बटे कितना में आप खरीदे थे शुरू वाला गुने 100, कितना फायदा हुआ तो फायदा गुने कितना में खरीदे थे शुरू वाला गुने 100, बस वही तो है, सब चीज़ वही है। देखिए अब गुना भाग कीजिए, यहाँ से देखिए 0.6 है तो इसका एगो 10 काट दीजिए तो ये हो जाएगा 6 हो गया। और देखिए 5 दूना 10, 5 15, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4%, यानी कि 4% का क्या हुआ, कमी हो गया। तो आप समझ गए उसका ऑप्शन नंबर बी कैसे आया। तो बस जस्ट सवाल है, उसको थोड़ा सा पढ़िए और रियल लाइफ से कंपेयर कीजिए, 100 से कंपेरिजन करके पहले आप सवाल लिए दिमाग में जल्दी समझ लिए, इसके बाद बस जो है 100 पर उतना है तो 15 पर कितना होगा, बस आप गर्दा उड़ा सकते हैं आसानी से। अब आप फार्मूला पर जाइएगा तो फार्मूला तो पहले नंबर के आप याद कर लीजिए, लेकिन कभी समझिएगा नहीं। मान चलिए कि आप सवाल में आज बना लिए, लेकिन रियल लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा हो गया कि कभी दाम बढ़ गया घट गया, तब तो फार्मूला उस समय तो याद नहीं होगा, वहीं से भी फार्मूला परीक्षा के बाद किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन आप कंसेप्ट जो है वो हमेशा आपका ज़िंदगी भर के लिए आप समझ जाइएगा तो वही रहेगा। तो कोशिश कीजिए, देखिए हम अपना चीज़ फार्मूला अपना है, ये देखिएगा आप किताब में जब सॉल्यूशन हर एक का कुछ ना कुछ उसका फार्मूला आपको दिया होगा, सब सवाल फार्मूला पर बनता है, लेकिन हम लोग एक को सवाल अपना फार्मूला पर आपको नहीं बनवाते, आपको हर एक चीज़ के लिए मतलब मेथड बताते हैं ताकि आप उस तरीके से जाइए, आप समझ के बनाइए, ताकि वो जो चीज़ है आपका जो फ्यूचर में मदद करेगा। अब देखिए 71 नंबर जल्दी हम लोग बढ़ते हैं, 75 का हमारा टारगेट है ख़त्म कर देना। 71 नंबर देखिए, ये देखिए थोड़ा सा क्लास 11th का थोड़ा सा बेसिक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, हम आपको बताएंगे, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब बेसिक ही सवाल आपसे पूछा गया है। एक कक्षा के 45 छात्र, देखिएगा सब डाटा लिख लीजिएगा, 45 को छात्र विज्ञान अथवा, देखिए यहाँ पर टर्म थोड़ा सा दिया गया है, अथवा गणित अथवा दोनों विषय पढ़ने के लिए चुनते हैं। 10 छात्र दोनों विषय चुनते हैं तथा 20 छात्र गणित चुनते हैं। विज्ञान चुनने वाले की संख्या क्या है? देखिए यहाँ पर 3 गो सब्जेक्ट है कि 2 गो सब्जेक्ट है, विज्ञान है गणित है, नहीं 2 गो सब्जेक्ट है, वो विज्ञान है वो गणित है। तो देखिए अथवा को जो है इंग्लिश में कहते हैं और, क्या चीज़ कहते हैं और एक होता है अथवा को जो इंग्लिश में कहते हैं और। देखिएगा इंग्लिश हिंदी वाला और अलग है, इंग्लिश वाला और अलग है। अब मत कहिए कि सर जी वो और तो और हुआ, एक और होता है हिंदी में भी तो और होता है, तो ई और। देखिए हिंदी वाला और इंग्लिश में और होता है, तो हिंदी में इसका और होता है, इसका इंग्लिश में कहते हैं एंड, ये अलग है ये अलग है, इसको हिंदी में कहते हैं अथवा। अथवा मतलब कि आप कॉलम लीजिए अथवा एची लीजिए, जैसे कि आपको कहें एक काम कीजिए, आप चॉकलेट खाइए अथवा बिस्कुट खाइए, मतलब कि दोनों में से आप एक को खाइएगा, लेकिन हम ये कहें कि आप चॉकलेट और बिस्कुट खाइए, इसका मतलब आपको दोनों खाना पड़ेगा, समझे कि नहीं, ये बात थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए आपका क्या है नहीं है, थोड़ा सा डाटा देखिए, इसको डायग्राम बनाकर बनाया जाता है, लेकिन आपका एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, फार्मूला भी बताएंगे कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। जैसे कि इसका फार्मूला होता है A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB, NA प्लस NB, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और माइनस NA, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। 2 चीज़ यहाँ पर आया है, थोड़ा सा देखिएगा, इसको कहते हैं यूनियन, क्या कहते हैं, देखिएगा यूनियन का भी स्पेलिंग यू से शुरू होता है, बस यही समझ लिए कि यूनियन। और इंटरसेक्शन मतलब कि इसको देखिए इसी को उल्टा किया गया है तो हो गया इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन, दोनों का कॉमन कैसे कि मान चलिए हम ही कहें कि 5 को विद्यार्थी
चॉकलेट और बिस्कुट खाता है। हम ही कहें कि 5 कोई ऐसा का विद्यार्थी है जो चॉकलेट और बिस्कुट खाता है। सोचिएगा, 5 वो विद्यार्थी चॉकलेट और बिस्कुट खाता है और 3 वो ऐसा का विद्यार्थी है जो खाली चॉकलेट खाता है। तो हम बताइए कि अच्छा, ये दोनों में से बताइए कि कौ को चीज़ कॉमन हुआ। तो हम जानते हैं कि 5 गो लड़का का चॉकलेट और बिस्कुट खाता है और 3 गो एन से दूसरा का ग्रुप से 3 गो चॉकलेट खाता है, यानी कि चॉकलेट खाने वाला दोनों में कॉमन कितना है? 3 गो। इसमें भी क्या है? 3 गो है, इधर भी क्या है? 5 गो खाने वाला है, लेकिन हमको कॉमन निकालना है, इसका कॉमन इसका कॉमन, तो इसमें भी क्या आ गया? 3। तो बस वही 3 इंटरसेक्शन। अब जाकर यहाँ पर सवाल में कैसे क्या काम आएगा आपको फार्मूला हम बता दिए। फार्मूला डायरेक्ट आपको लिखा होगा, देखिए फिर से हम लिख दे रहे हैं, NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये आपका फार्मूला। अब इसमें कैसे क्या चीज़ इस्तेमाल होगा और कैसे इस्तेमाल करना है इसको आप समझिए। इस सवाल में कह रहा है यूनियन का मतलब समझ गए और इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, और ये यूनियन का मतलब सब मिला करके। तो इसमें देखिए, एक कक्षा के 45 छात्र, कक्षा में कितने छात्र हैं? 45 के छात्र विज्ञान अथवा गणित, अथवा का मतलब होता है और को समझ लीजिए कि आपको जो है, और को समझ लीजिए कि यूनियन यहाँ पर हो रहा है, और को यहाँ पर यूनियन समझिए। तो 45 गो छात्र टोटल है, तो बस ये यूनियन बी का मतलब कि टोटल मिला के कितना, तो बस एन का मतलब कि नंबर 45 हो गया, यहाँ पर रख दीजिए। और अथवा गणित मतलब कि और का मतलब समझिए कि यूनियन यहाँ पर समझिए आपका, और का मतलब वही अथवा का मतलब, तथा अथवा हो गया दोनों विषय पढ़ना। देखिए, विज्ञान अथवा गणित अथवा दोनों विषय पढ़ने के लिए चुनते हैं। 10 छात्र दोनों विषय चुनते हैं तथा 20 छात्र गणित चुनते हैं। देखिएगा, फिर से सवाल को समझिए। यार हमको भी लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आप लोग क्लास 10 मैथ ये सब नहीं पढ़ेंगे। तो एक और आपको सॉल्यूशन हम बताते हैं वेन डायग्राम के द्वारा। इसमें देखिए, आपको 2 गो है, विज्ञान है और गणित है। तो हम क्या करते हैं, एगो विज्ञान वाला बना लेते हैं और एगो गणित वाला बना लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमको लग रहा है कि आपको समझाने में भी आपको मैथ बना लेते हैं, मैथ मतलब गणित, और विज्ञान मतलब कि मान लेते हैं कि साइंस, इसको मान लेते हैं। अब देखिए, सवाल कह रहा है कि एक कक्षा के 45 छात्र विज्ञान अथवा गणित अथवा दोनों विषय पढ़ते हैं। तो देखिए, दोनों विषय पढ़ने वाला कौन कौन है? देखिएगा, ई तो इसमें जैसे मैथ वाला ही हाथना हो गया। अब भाई जो दोनों के बीच में कॉमन है, ये कॉमन वाला वो है जो मैथो पढ़ता है और साइंसो पढ़ता है, क्योंकि दोनों का कॉमन है कि नहीं। तो देखिए, इसमें कहा कि 45 विज्ञान भी पढ़ता है, साइंस भी पढ़ता है, मैथ भी पढ़ता है, अथवा दोनों विषय, यानी कि टोटल मिला करके दिया है 45। समझ में आएगा कि नहीं? इधर मैथ वाला खाली ये सब जो बच गया है खाली मैथे पढ़ने वाला है, और इधर में जो खाली इसको छोड़ करके खाली साइंस पढ़ने वाला है, लेकिन इनमें मैथ साइंस दोनों पढ़ने वाला है। तो देखिए, 10 छात्र जो है दोनों विषय चुनते हैं, यानी कि ई वाला वैल्यू दिया है 10। अब फिर से आपको समझाने के लिए आपको समझा दें, मतलब वो वाला फार्मूला पे जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। अब इसी तरीके से हम आपको समझा देंगे, नहीं तो हम समझा दें और आपको समझ में तो फिर हमारे समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इसमें डायरेक्ट हम सवाल देते, टोटल दिया हुआ है 45, यानी कि सब मिला करके कितना है? 45। चलिए, 45 है। अब देखिए, विज्ञान तथा तो गणित सब हो गया। 10 छात्र दोनों विषय चुनते हैं, तो ये दोनों है कि नहीं इसमें, क्योंकि ये पढ़ने वाला कितना है? दोनों है। इसमें मैथ भी है, साइंस में, इसमें दिया है 10 दिया हुआ है। तथा 20 छात्र गणित पढ़ते हैं, शुद्ध गणित पढ़ता है, मतलब कि 20 छात्र गणित पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें ये कहा है कि 20 छात्र गणित पढ़ते हैं, तो गणित वाला तो देखिए हम लोग भी बताते हैं कि मैथ है और ये साइंस है। तो देखिए, गणित मैथ पढ़ने वाला कितना है? 20 छात्र मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो देखिए, शुद्ध मैथ पढ़ने वाला कितना है? क्योंकि मैथ पढ़ने वाला ही टोटल है, लेकिन अगर हाई ई में जो पार्ट है इसमें मैथमेटिक्स भी है और क्या है? साइंस भी है। तो जो है मैथ खाली पढ़ता है कौगो, इसमें ई वाला खाली 20 गो है, मतलब खाली ई वाला एरिया कितना है? 20 गो है। ई में खाली मैथ पढ़ता है, क्योंकि अगर हम हाई मिला देंगे तो क्या होगा? मैथ साइंस वाला हो जाएगा। तो हमको ई पता चल गया, टोटल हमको पता है 45 है। जब हमको ई पता चल गया कि 20 है, ई पता चल गया कि 10 है, तो ये कहती है खाली साइंस पढ़ने वाला लड़का है। तो साइंस पढ़ने वाला लड़का का वैल्यू पता चल जाएगा कि नहीं? तो 45 में से क्या करेंगे कि 20 और इसका 10 30, तो बस घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? जो भी आपका उत्तर आ जाए इसका ऑप्शन नंबर बी। वही आपको फार्मूला बताते हैं, फार्मूला से भी सवाल बन जाता है, लेकिन उसमें वैल्यू ही इतना नहीं होता कि आपको समझाने में समय लगता है। इसलिए आपको कोई भी सवाल आए तो आप क्या कीजिएगा कि वेन डायग्राम बनाकर, इसको कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं, मतलब दो जो विषय हो आपको बना लीजिए गोला, देखिएगा कि खाली ई पढ़ने वाला कौ गो है, ऊ पढ़ने वाला कौन है? दोनों पढ़ने वाला है ही एरिया है। तो दोनों पढ़ने वाला देख रहे थे कि क्या है? 10 गो है, और खाली मैथ पढ़ने वाला 20 गो है, तो टोटल दिया था 45 गो है। तो ये हमारा निकल गया साइंस पढ़ने वाला कितना है? बस दोनों में से जोड़ करके घटा दिए तो ये आ गया हमारा। उसी तरीके से देखिए 72 नंबर। डायरेक्ट अब हम सवाल बताते जा रहे हैं। देखिए कि किस वैल्यू के लिए इतना का एक गुणनखंड इतना है। देखिए सवाल तो ही बढ़िया, अब पूछ रहा है कि गुणनखंड है,
कह रहा है कि के किस मान के लिए जो भी इक्वेशन है इसका एक गुणनखंड x+1 है। अच्छा ये बताइए, इतना चीज़ का जो इतना बड़ा का जो एक्सप्रेशन दिया गया है, व्यंजक दिया गया है, अगर ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब भाग लगने पर क्या आना चाहिए, सिर्फ 0 आना चाहिए। तो हम लोग भी जानते हैं, अगर हम ही कहें कि 8 में अगर 2 से भाग लगता है तो क्या होगा, शेष जब हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि जब हम 8 में 2 से भाग देंगे तो शेष क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बस वही उपाय करना है, मतलब इसको आप भाग दीजिए। अब आप लोग क्लास 9th में सीखे होंगे कि कैसे भाग दिया जाता है, तो बस भाग दे करके और शेष जो है उसको 0 के बराबर कीजिएगा, तो देखिएगा द्विघात समीकरण बन जाए। तो बस द्विघात समीकरण बन जाए तो उससे के का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि वीडियो हो जा रहा है लंबा, इसलिए हम लोग कोशिश करें कि आपको खाली कंसेप्ट दे करके आपको छोड़ दे। उसी तरीके से देखिए जो 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 जरूरी चीज़ है हमको बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं कि जल्दी हम भाग रहे हैं। यदि देखिए 73 नंबर देखिए, यदि 2y cos x = x sin थीटा एवं 2x sec थीटा माइनस y cos x थीटा = 3 है, तो जो भी है स्क्वायर/4 + y² का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें तो लौक रहा है कि हमको x² का वैल्यू चाहिए और y² का वैल्यू चाहिए, तो ये निकलेगा कैसे। तो बस कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। हम देखिए थोड़ा सा कैसे बता दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर 2y cos थीटा है और इधर है sin थीटा, तो हम इसको चीज़ अरेंज करके लिखते हैं। देखिए क्या करते हैं कि देखिए ये वाला जो टर्म है, यानी कि 2y को 2y इधर रहने देते हैं और उधर वाले जो x में गुना है इसको इधर लाते हैं, और देखिए sin थीटा को रहने देते हैं और इधर वाला जो cos थीटा था इसको उतार के हम नीचे लाते हैं। तो आ गया कि नहीं, sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू 2y/x आ गया। उसी तरीके से इसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग करके और क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट काट करके कुछ ना कुछ लाएंगे। तो देखिए ये वाला जो 73, 74, 75 से लेकर के आपका 90 को क्वेश्चन है, वो हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वीडियो हो जा रहा है लंबा, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में आपका डिटेल, क्योंकि जल्दी जल्दी बता कर फिर अभी आपको टाइम हम इतनी नहीं करेंगे, क्योंकि बता दिया आपको समझ में नहीं, इसलिए पूरा हम डिटेल सोल्यूशन आपको बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिएगा हमारे पढ़ाने का तरीका कैसे आपको समझ में आ रहा है, आपका इंप्रूवमेंट भी आप देख रहे होंगे कि कैसे है। और इसके बाद जो है ये ख़त्म करने के बाद हम 2019 का क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद फिर 18 का आएंगे, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम आपको जितना चीज़ पढ़ाएं, या फिर देखिएगा 4-5 को जो भी 6 को वीडियो हम लोग अपलोड किया, उसमें किस तरीके से हम सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं और कितना कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, कि सिर्फ हम आपको क्वेश्चन बता के आपका आंसर नहीं बता रहे, उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन बता रहे हैं। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहिए, हम आपको मतलब भरोसा दिलाते हैं कि आपका जो है रिजल्ट हम बेहतर कर देंगे। और अभी देखिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमने 30 दिन यानी कि 1 अक्टूबर से हमने शुरू किया था और ये जो है 30 अक्टूबर तक ले चलेगा। आपको दम हम एग्ज़ाम तक लेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 31 अक्टूबर है। आप आकर खुद कहिएगा कि देखिए सर जी, हम आपसे जो भी आपका अच्छी है सीरीज़ पढ़े तो आपका कितना क्वेश्चन हम आप बना पाए और नहीं बना पाए। हम यही सुनना चाहते हैं कि दम आप लोग कहिए कि दम हम क्वेश्चन पेपर दम गर्दा उड़ा कर चला है, यही हम आपको सुना है। और हम आपको भरोसा देते हैं, आप इस चैनल पर लगे रहिए, दम आपका रिजल्ट बेहतर होगा, इसका हम गारंटी देते हैं। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।